बहू, कितनी बार कहा है, हमारे घर में इतनी देर से आने वाली औरतों की इज्जत नहीं होती। रात के 9 बज रहे हैं। प्राची ने चुपचाप पल्लू संभाला, अंदर जाने लगी। लेकिन आज उसकी चाल में पहले जैसी झिझक नहीं थी। आज उसकी साड़ी का पल्लू जमीन नहीं छू रहा था और नजरें भी झुकी नहीं थी। पीछे से सास की आवाज़ फिर आई, ताने के साथ। किसके साथ थी इतनी देर? या अब ये भी बताना पड़ेगा, तेरा बाप का घर समझ रखा है क्या? प्राची रुकी, धीरे से मुड़ी और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले वाली। माँ जी, आज सवाल आपसे होगा, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। आज मैं नहीं, आप बताएंगी कि किसके साथ थी जब आपने वो कागज़ बनवाए थे। आंगन में बैठी पड़ोस की 2 औरतें, सावित्री और माया, एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। चाय का कप बीच में ही रुक गया। ऐसा लहजा उन्होंने प्राची का पहले कभी नहीं सुना था। सुमित्रा देवी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी खोखली थी। अरे वाह बहू, आज तो बहुत बोलने लगी। तेरी माँ ने जुबान लड़ाना सिखाया है या किसी और ने? किसने हिम्मत दी तुझे मेरे सामने खड़े होने की? प्राची ने एक लंबी सांस ली, आंगन की तुलसी के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, हिम्मत? वो तो मुझे उसी दिन मिल गई थी माँ जी, जब मैंने आपकी अलमारी में साड़ी के नीचे छुपा वो कागज़ देखा था, जो स्टैम्प पेपर था। वो इतना सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। हाथ में पकड़ा पानदान जरा सा हिला, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोली, कौन सा कागज़? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बकवास कर रही है? जाकर रसोई संभाल। प्राची अब आंगन के बीचों बीच आ गई। वही कागज़ माँ जी, जिसमें आपने अपने ही बेटे, मेरे पति आकाश की पुश्तैनी ज़मीन धोखे से अपने नाम करवाई है, और उसे आज तक पता भी नहीं। उसे तो लगता है ज़मीन अभी भी उसके नाम है। आंगन में एकदम से सन्नाटा छा गया। पड़ोसन सावित्री के हाथ से चाय छलक गई। किसी को उम्मीद नहीं थी प्राची, जो हमेशा सिर झुका के चलती थी, इतनी बड़ी बात सबके सामने बोल देगी। सुमित्रा देवी गुस्से से कांपने लगी, गला सूख गया। चुप, एक शब्द और बोली ना तो अच्छा नहीं होगा, तेरी जुबान खींच लूंगी। घर की बातें बाहर निकाल रही है तू। कल को पूरे मोहल्ले में थू थू होगी, वो ठीक रहेगा? प्राची ने बिना डरे एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया, घर की बात तब होती माँ जी, जब घर बचा होता। आपने तो पहले ही सब कुछ अपने नाम कर लिया, बेटे के हिस्से की रोटी भी और उसकी छत भी। अब क्या बचा है छुपाने के लिए? इज्जत? वो तो आपने उसी दिन खो दी, जिस दिन बेटे के धोखे से ज़मीन हड़प ली। इतना कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जमा होने लगे थे। प्राची ने धीरे से कहा, सबको सुनाते हुए, आज सबके सामने सच पूरा होगा, आधा नहीं रहेगा। और यही सुनकर सुमित्रा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, उनके पैर लड़खड़ाने लगे। सुमित्रा देवी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। सच में मोहल्ले के लोग धीरे धीरे आंगन के बाहर खड़े होने लगे थे। उनकी आवाज़ अब पहले जैसी तेज नहीं रही, लेकिन गुस्सा अंदर उबल रहा था। प्राची, अंदर चल, तमाशा मत बना, जो कहना है घर में कह ले। प्राची हल्का सा हंसी, वही हंसी जिसमें सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। नहीं माँ जी, सालों से जो अंदर होता आया है आज बाहर ही होगा। पड़ोस वाली प्रधान चाची आगे बढ़ी और भीड़ को चीरते हुए बोली, अरे क्या हुआ बहू, साफ साफ बोलना, आधी बात क्यों कर रही है? मोहल्ले में तमाशा बना दिया है। प्राची ने एक पल के लिए सबको देखा। उसकी नज़र पहले सुमित्रा देवी के घबराए चेहरे पर गई, फिर सीधे बोली, आधी बात मैं नहीं कर रही चाची, आधी सच्चाई तो माँ जी ने सबसे छुपाई है। 5 साल से इस घर में जो घुट घुट कर जिया है, वो सच्चाई पूरी बताऊंगी आज। सुमित्रा देवी अब पूरी तरह घबरा गई, पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए चिल्लाई, कौन सी सच्चाई? तू पागल हो गई है क्या? जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर रही है कल मुही। प्राची ने अपने दुपट्टे के कोने से वो मुड़ा हुआ थोड़ा पीला पड़ चुका कागज़ निकाला, सबके सामने खोल दिया हवा में लहराते हुए। ये देखिए चाची, ये वो जहर है जो माँ जी ने 3 साल पहले घोला था। ज़मीन के कागज़ जो दादाजी की वसीयत के हिसाब से शादी के बाद मेरे पति के नाम होने चाहिए थे, लेकिन माँ जी ने चालाकी से आकाश के नकली साइन करवाकर अपने नाम करवा लिए। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। तिवारी जी पीछे से बोले, क्या अपने ही खून के साथ ऐसा? अरे ये तो कलयुग है। माया चाची बोली, हाय राम, मैं तो कहती थी बहू सास की इज्जत नहीं करती, यहाँ तो सास ही। सुमित्रा देवी झपट कर कागज़ छीनने लगी, दे इधर, ये नकली है, ये लड़की फर्जी कागज़ बनवा के लाई है, झूठ बोल रही है ये, पुलिस बुलवाऊंगी मैं अभी।
लेकिन प्राची ने हाथ पीछे खींच लिया और एक कदम और आगे बढ़ गई। नकली है तो डर क्यों लग रहा है माँ जी? हाथ क्यों काँप रहे हैं? सबको दिखाने दीजिए ना। सच को आँच क्या और झूठ के पाँव कहाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधान चाची पढ़ी लिखी हैं, अभी फैसला हो जाएगा। इतने में अंदर से दरवाज़ा जोर से खुला और प्राची का पति आकाश बाहर आ गया, ऑफिस के कपड़ों में, हाथ में बाइक की चाबी। उसने चारों तरफ भीड़ देखी, फिर अपनी माँ और प्राची को। उसकी त्योलियाँ चढ़ गई। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये भीड़ कैसी? प्राची, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? प्राची ने बिना एक सेकंड गवाए कांपते हाथों से कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में दम। आज आपको सच पता चलना चाहिए आकाश, क्योंकि इतने साल से जिस घर को आप अपना समझ रहे थे उसकी नींव ही खोखली है। ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी हक है। आपके बाप दादा की मेहनत है। पढ़ो इसे और फिर तय करो कि मैं पागल हूँ या आपकी माँ। आकाश ने जैसे ही कागज़ पढ़ना शुरू किया, रजिस्ट्री की तारीख, अपनी माँ के साइन, अपने जाली अंगूठे के निशान, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। आंखों में हैरानी, फिर यकीन, फिर गुस्सा और आखिर में एक भारी खामोशी, जैसे किसी ने उसकी सांस ही रोक दी हो। उसने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, बताओ कि ये सब सच है। बोलो माँ कि प्राची झूठ बोल रही है। एक बार बोल दो कि ये कागज़ नकली है, मैं आंख बंद करके मान लूँगा। सुमित्रा देवी के पास अब शब्द नहीं थे, सिर्फ बहाने थे। वो ज़मीन पर बैठने लगी। वो मैंने तो बस घर बचाने के लिए किया था। तू तो बहू की बातों में आ गया। ये औरत तुझे मेरे खिलाफ कर रही है। मुझे डर था कि कहीं तू ज़मीन बेच ना दे। तेरा कोई भरोसा नहीं। आकाश की आवाज़ इस बार कड़क थी, आंगन में बम की तरह गूंज गई। घर बचाने के लिए माँ, या घर हड़पने के लिए? मुझे अब समझ आ रहा है माँ, आपने मुझसे ही धोखा किया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसी के नाम पर कलंक लगा दिया। आंगन में खड़े लोग अब खुलकर फुसफुसाने लगे थे। हर कोई सुमित्रा देवी को धिक्कार रहा था। प्राची ने धीरे से कहा, अभी तो बस ये शुरुआत है आकाश, सच इससे भी बड़ा है। इन्होंने तो मेरी इज्जत भी दांव पे लगा दी। ये सुनते ही सबकी नजरें फिर से प्राची पर टिक गई और सुमित्रा देवी के चेहरे पर साफ दिख रहा था, अब अगला खुलासा उन्हें पूरी तरह तोड़ देगा। उनके पैर थरथराने लगे थे। आकाश के हाथ अब भी कांप रहे थे। कागज उसने मोड़कर मुट्ठी में भींच रखा था, लेकिन नजरें बार बार अपनी माँ पर ही जा रही थी, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये सब सपना है। आंगन में खड़े लोग अब खुलकर कान लगाकर सुन रहे थे। और क्या बचा है प्राची? आकाश ने भारी आवाज में पूछा। गला रुंधा हुआ था। प्राची ने उसकी तरफ देखा। सच हमेशा एक नहीं होता आकाश, उसके पीछे और भी परतें होती हैं, और माँ जी ने हर परत में झूठ ही रखा है। हर परत में मेरा गला घोटने की कोशिश की है। सुमित्रा देवी जोर से चिल्लाई, बस कर, बहुत हो गया नाटक। अब एक शब्द भी नहीं बोलेगी तू, वरना तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। घर की बहू होकर घर की ही इज्जत नीलाम कर रही है तू। लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में पहले जैसा दम नहीं था। आवाज़ लड़खड़ा रही थी। प्राची ने सीधा वार किया, भीड़ की तरफ देखकर, आपने ज़मीन ही नहीं छीनी माँ जी, आपने मुझे बदनाम भी किया। औरत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है, आपने वही लूटने की कोशिश की। भीड़ में एकदम सन्नाटा। फिर सावित्री चाची ने हैरानी से पूछा, कैसा बदनाम? प्राची बेटा साफ साफ बोल। प्राची की आंखें अब लाल हो चुकी थी। 5 साल का दर्द आंसू बन के बहने को था, पर उसने रोक लिया। मोहल्ले में जो ये बात फैलाई गई कि मैं देर रात किसी से मिलने जाती हूँ, कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं, कि मेरे दफ्तर में कोई दोस्त है, ये सब किसने फैलाया माँ जी? किसने कहा कि बहू के रंग ढंग ठीक नहीं है? सबकी नज़रें एक साथ सुमित्रा देवी पर टिक गई। वो हकलाने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग खुद बातें बनाते हैं, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? प्राची ने तुरंत बात को बीच में ही काट दिया। आवाज़ में आग थी। झूठ, मैंने खुद सुना है आपको फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से ये कहते हुए कि बहू को बदनाम कर दो, अपने आप घर से निकल जाएगी, फिर आकाश की दूसरी शादी कर देंगे किसी अमीर घर में, और बहू से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये आपके अपने ही शब्द थे माँ जी। आकाश जैसे पत्थर बन गया, उसकी मुट्ठी भिज गई। माँ, आपने ये भी किया? सुमित्रा देवी अब पूरी तरह से घिर चुकी थी। उन्होंने आखिरी कोशिश की, घुटनों के बल बैठते हुए। मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया बेटा। ये लड़की तेरे लायक नहीं है, ये मिडिल क्लास की है, तेरे स्टेटस की नहीं है। मैं तो तेरी दूसरी शादी।
प्राची की आवाज़ अब बिल्कुल साफ और ठंडी थी, बर्फ जैसी। लायक मैं नहीं हूँ या आपका सच लायक नहीं है सामने आने के लिए माँ जी? भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। प्रधान चाची सावित्री देवी आगे आई। सुमित्रा, तूने तो औरत जात का नाम ही डुबो दिया। अपने बेटे का घर तोड़ दिया तूने। आकाश सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया माँ। मैंने ही प्राची को गलत समझा। प्राची की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन आवाज़ फिर भी मजबूत थी। गलती आपकी नहीं है आकाश। आपको जो दिखाया गया आपने वही माना, लेकिन अब सच आपके सामने है। सुमित्रा देवी गुस्से और हार के बीच फंसी खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे कि तभी प्राची सास की तरफ गुस्से से देखते हुए धीरे से बोली, अभी एक आखिरी बात बाकी है। ये सुनते ही पूरे माहौल फिर से ठहर गया। आकाश ने फिर सिर उठाया, आंखें सुर्ख थी। अब क्या है प्राची? और कितना जहर पिलाओगी माँ तुम मुझे? प्राची ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो आज तक आपने नहीं देखा और माँ जी ने सबसे ज़्यादा छुपाया, जिसके लिए मुझे 3 साल तक चोर का इल्ज़ाम झेलना पड़ा। सुमित्रा देवी अचानक चिल्लाई, नहीं, वो बात तो किसी को नहीं बताएगी। भगवान के लिए चुप हो जा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें अटकी हुई थी। आकाश ने बेचैनी से पूछा, मुट्ठियाँ भींच कर, क्या छुपाया है माँ ने? बोलो प्राची। सुमित्रा जी चिल्ला पड़ी, मैंने कहा ना चुप रहे, ये घर तोड़ देगी। डायन है ये, कुलनाशनी। प्राची ने पहली बार उनकी तरफ बिल्कुल ठंडी नज़र से देखा, जैसे कोई अजनबी हो। घर आपने पहले ही तोड़ दिया है माँ जी, जब बेटे और बहू के बीच दीवार खड़ी की थी। मैं तो बस सच बता रही हूँ, वो सच जो आपने मेरे माथे पर चोर का ठप्पा लगाकर दबा दिया था। फिर उसने धीरे धीरे आकाश की तरफ देखा। आवाज़ में दर्द था, लेकिन इस बार कोई हिचक नहीं। आपको याद है शादी के 2 साल के बाद जो पैसे आपने मुझे दिए थे रखने के लिए, दिवाली के बाद? आकाश ने आंखें बंद की, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो 5 लाख जो मैंने अपने बिजनेस के लिए बचाए थे, एफडी तोड़वा के लाया था और तुम्हें कहा था कि लॉकर में रख देना। प्राची ने सीधा जवाब दिया, सबको सुनाते हुए, वो पैसे मैंने नहीं, माँ जी ने लिए थे। अगली ही सुबह मेरे हाथ से उन्होंने छीन लिए थे। आकाश एकदम खड़ा हो गया। क्या माँ, आपने? सुमित्रा देवी के चेहरे से खून उतर आया। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। झूठ है ये, मैंने कुछ नहीं लिया। ये लड़की, ये मुझे जेल भिजवाना चाहती है। प्राची ने तुरंत कहा, झूठ है तो बताइए। उस दिन आपने खुद कहा था, बहू पैसे मुझे दे दे, मैं सुरक्षित रख दूंगी, तुझे संभालने नहीं आते हैं, कहीं खो देगी। और जब 4 महीने बाद आकाश ने पूछा तो आपने ही मुझे चुप रहने को कहा और बाद में सबको ये बताया कि मैंने ही पैसे गायब कर दिए, अपने यार को दे दिए, अपने मायके भेज दिए। भीड़ में हलचल मच गई। सावित्री चाची बोली, हाय राम, इतना बड़ा इल्ज़ाम बहू पर डाल दिया। हम तो सब सच मान बैठे थे। तिवारी जी बोले, इसीलिए आकाश बेचारा 3 साल से प्राची से ठीक से बात नहीं करता था। आकाश अब गुस्से से कांप रहा था। माँ, ये भी सच है? बोलो माँ, एक बार बोल दो कि ये झूठ है। सुमित्रा देवी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। माँ, आपने मुझे ही अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया, उसे बदनाम किया, उसका हक छीना। आंगन में खामोशी छा गई। प्राची अब बिल्कुल सीधी खड़ी थी, न डर न झिझक। आज सबके सामने सच आ गया है आकाश, अब फैसला तुम्हारा है। आकाश ने एक लंबी सांस ली, प्राची का हाथ पकड़ा, फिर अपनी माँ को देखा। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी सख्त थी। माँ, आपने मेरा घर नहीं तोड़ा, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। ज़मीन गई, पैसे गए, वो सब ठीक है, पर आपने मुझे मेरी पत्नी की नज़रों में ही गिरा दिया। 3 साल तक मैं उसे चोर समझता रहा। सुमित्रा देवी रोने लगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बूढ़ी औरत। आकाश ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस माँ, बहुत हुआ। इस घर की दीवारों में अब सिर्फ झूठ और धोखा बसा है। मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकता, जहाँ मेरी पत्नी को चोर कहा गया, बदचलन कहा गया। उसने प्राची की तरफ देखा। चलो प्राची, हम जा रहे हैं। ये घर, ये ज़मीन, ये सब आपका है माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ज़मीन न पैसे। मुझे सिर्फ अब सुकून चाहिए, जो यहाँ नहीं मिलेगा। प्राची की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर पहली बार सुकून की मुस्कान थी। आकाश ने अपना बैग उठाया, प्राची का हाथ थामा। जाते जाते आकाश दरवाजे पर रुका, पीछे मुड़े बिना ही बोला, आपने बेटा खोया है माँ। ज़मीन तो आपके पास पहले से ही थी। और दोनों आंगन से बाहर निकल गए। पीछे छूट गई सुमित्रा देवी, खाली आंगन और वो सन्नाटा। मोहल्ले वाले भी एक एक करके खिसकने लगे। सच जीत गया था, पर घर टूट गया था। कुछ जीतों की कीमत बहुत बड़ी होती है,
आकाश ने माँ को माफ़ नहीं किया, उसने रिश्ता ही तोड़ दिया, क्योंकि कुछ धोखे माफ़ी के लायक नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।